वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हमारा यूनिट स्टार्ट थी कौन सी, काइनेमेटिक्स यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे। और काइनेमेटिक्स यूनिट्स में हम डिस्कस कर चुके थे रेफरेंस पॉइंट को, रेस्ट मोशन को, और किसको डिस्कस किया था हमने। इसमें टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस की थी हमने। रेक्टिलिनियर है, रोटेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी है, सर्कुलर है, ऑसिलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आपने स्टडी किए थे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे types of motion on the basis of डायरेक्शन के बेसिस पर टाइप्स ऑफ मोशन को किस प्रकार क्लासिफाई किया जा सकता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। तो बेटा आपने जैसे मैथमेटिकल टूल में स्टडी किया था, हमने एक दिन स्पेशल आपको दिया भी था कि मैथमेटिकल टूल को दोबारा फिर से रिवाइज करो, ताकि आपकी अब जो फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है उसमें मैथमेटिकल टूल का यूज लगातार टाइम के साथ साथ होता जाएगा। तो इसलिए स्पेशल आपको एक दिन दिया गया था। तो उसमें आपने स्टडी किया था, जैसे अपने पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मींस वन डायमेंशनल मोशन में तो है ऑब्जेक्ट, लेकिन एक ही पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उस टाइप की मोशन को हम क्या कहेंगे, उस टाइप की मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। जैसे जैसे मैं ये करूं, मैंने ये मार्कर को इस तरह से आगे बढ़ाना शुरू किया भाई, तो अगर मैं इस पॉइंट को क्या मान लेती हूँ, ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो अब ये इस तरह से आगे जा रहा है, तो अब नीचे से बॉटम की रिस्पेक्ट में इसने अपनी हाइट को चेंज नहीं किया, बॉटम की रिस्पेक्ट में अपनी हाइट को चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब वाई एक्सिस को चेंज नहीं कर रहा है ये, और ना ही बोर्ड के आगे और पीछे इस तरह से चेंज कर रहा है। इसका मतलब जेड एक्सिस को भी चेंज नहीं कर रहा है ये केवल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट में। या फिर ये कहें कि एक ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर हमने फिर से क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, और वो ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मोशन कर रहा है। तो अब इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, अब इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ना तो ये एक्स एक्सिस में आगे जा रहा और ना ही ये जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस मींस बोर्ड के इनसाइड द बोर्ड और आउटसाइड द प्लेन, इस तरह से अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट केवल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसका, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। अगर ये इस प्रकार से चेंज हो रहा है, ये अगर इस हाथ को अगर हम ओरिजिन माने तो इस तरह से ये केवल वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है, और अगर इस तरह से देखें तो ये केवल जेड कोऑर्डिनेट को चेंज करेगा। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल एक ही कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उस टाइप की मोशन को हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब जैसे एक क्या है, एक गाड़ी है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में, एक स्ट्रेट रोड है आपका, उसके ऊपर वो मोशन करती हुई जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का रोड है। तो उस टाइम पर वो गाड़ी किस टाइप की मोशन में कही जाएगी, वो वन डायमेंशनल मोशन में कही जाएगी, ठीक है बेटे। अब इसको आप दूसरा क्या नाम दे सकते हो, इसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एक ही लाइन में मूव कर रहा है, मोशन इन लीनियर पाथ, लीनियर मोशन। ओके, अब सेकंड जो टाइप है आपकी वो क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन एज द नेम इंडिकेट, टू डायमेंशन। अब की बार इसकी दो डायमेंशन चेंज होनी चाहिए, मींस दो कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए। मींस अगर एक ऑब्जेक्ट है वो पहले कहाँ था, यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में इतना था, वाई की रिस्पेक्ट में इतना था, फिर एक्स की रिस्पेक्ट में इतना हो गया, वाई की रिस्पेक्ट में ये, फिर एक्स की रिस्पेक्ट में ये, वाई की रिस्पेक्ट में ये। तो ये टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब जरूरी नहीं कि हर बार एक्स और वाई ही ले, हम एक्स और जेड कंपोनेंट में ले सकते हैं, वाई और जेड के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं। मींस एनी टू कोऑर्डिनेट
के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन टू डायमेंशनल मोशन। और अगर दो कोऑर्डिनेट को अगर हम मिला देते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या बन गया, एक एक्स वाई प्लेन बन गया है। तो इसको आप दूसरा नाम कह सकते हो मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। टू डायमेंशनल मोशन का दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या था, अब लॉकडाउन हो गया खत्म जैसे, और अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो ये थी आपकी स्कूल की वैन, और इसमें सभी स्टूडेंट ऐसे बैठ के आ रहे थे, कहाँ पर, स्कूल में आ रहे थे, लेकिन आपका स्कूल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में टर्न करना पड़ेगा। तो अब जब ये इस डायरेक्ट, ये यहाँ पर टर्न लेगी किसी सर्कुलर पाथ पर, अगर कोई गाड़ी टर्न करती है तो उस टाइम पर उसके द्वारा जो मोशन की जाएगी वो मोशन क्या कहलाएगी, टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब जैसे अगर मैं ये देखूं, ये इस टाइप की जो मोशन है, तो इस टाइप की मोशन में एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट इतना था, वाई इतना था, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई कोऑर्डिनेट इतना है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। तो सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके दो कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, और दो कोऑर्डिनेट में अगर चेंज आता है तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एग्जांपल आप दे दोगे कि ए कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, ओके। थर्ड टाइप है इसकी थ्री डायमेंशनल मोशन। तो अब इसको तो आप इजीली एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट दो टाइप अच्छे से समझी है तो थर्ड टाइप को आप इजीली एक्सप्लेन कर दोगे। क्या लिखोगे थर्ड टाइप में, इसमें आपने एक कोऑर्डिनेट को चेंज किया, इसमें दो को चेंज किया, तो इसमें कितने चेंज कर देंगे, थ्री कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे। तो एक ऑब्जेक्ट को आप थ्री डायमेंशनल मोशन में किस टाइम पर कहोगे, जब वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज क्या, थ्री डायमेंशनल मोशन। और इसका दूसरा नाम आप क्या लिख दोगे फिर, मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस में अब आप एग्जांपल क्या दोगे, एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब मूव कर रहा होता है ड्यूरिंग द फ्लाइट, फ्लाइट के टाइम पर वो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है, वाई भी और जेड कोऑर्डिनेट भी, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, थ्री डायमेंशन का हो जाएगा। और किसका एग्जांपल दे सकते हो आप इसमें, कोई पक्षी है जैसे, तो वो जो बर्ड है फ्लाइंग कर रहा है, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन का हो जाएगा। ठीक है, अब टू डायमेंशनल मोशन में और आप किसका एग्जांपल दे सकते थे, जैसे इंसेक्ट होता है बेटा, इंसेक्ट कैसे चलता है, यूं करके चलता है, तो जब ये इंसेक्ट ऐसे करके चल रहा होता है तो वो वाई की कोऑर्डिनेट में भी अपनी हाइट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और एक्स कोऑर्डिनेट में भी क्या कर रहा है, वो आगे की तरफ चल रहा है, तो दो वो डायरेक्शन, दो कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है, तो आप इसमें इंसेक्ट के एग्जांपल को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि फ्लाइंग जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है, तो उस टाइम पर ड्यूरिंग द फ्लाइट इट इज क्रिएटिंग थ्री डायमेंशनल मोशन। अब इसे में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, बनाया जा सकता है कि एक एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है, तो उस टाइम पर उसकी मोशन को आप क्या कहोगे, तो बेटा जब वो लैंड कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो चुका, वो एरोप्लेन जमीन पर आ गया, जमीन पर आ गया, तो अब वो कैसे जाएगा, अब तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा ना। तो जब वो लैंड करके जमीन पर आ चुका है और थोड़ी सी दूर चलने के बाद जब वो रुक रहा है, तो उस टाइम की इंटरवल की जो उसकी मोशन होगी उसको आप किस में रखोगे, वन डायमेंशनल मोशन में, और ड्यूरिंग द फ्लाइट, फ्लाइट के दौरान वो किस टाइप की मोशन में रहेगा, थ्री डायमेंशनल मोशन में रहेगा। ठीक है बेटे, तो ये क्लासिफिकेशन था अपना किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पर आप इसको किस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं अपना स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर को हमने बहुत डिटेल में 9th क्लास में स्टडी किया भी था, एक बार फिर से हम उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। स्केलर एंड वेक्टर, तो स्केलर और वेक्टर किसे कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में आप डिफरेंस क्या बता
भाई मेरे मार्कर की जो है ना इंक खत्म हो गई है, और एक स्टूडेंट को मैंने कहा बेटा आप जाके मार्कर की इंक लेके आओ, तो वो मार्कर की इंक लेके आ गया। तो उसने पूछा मैम शॉप कितने डिस्टेंस पर है, तो मैंने कहा बेटा शॉप है ना 5 मीटर डिस्टेंस पर है। मार्कर की इंक लेने के लिए वो चला गया। अब वो मार्कर की इंक लेने के लिए घर से निकल तो गया, लेकिन घर से 4 रास्ते निकल रहे हैं। अब वो इस साइड जाए, इस साइड जाए, इस साइड जाए, तो ये जो क्वांटिटी हुई ये क्या होगी, ये कंप्लीट मैंने उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर मैं उसको ये कहूँ कि बेटा 5 मीटर आपको किस डायरेक्शन में जाना है, फ्रंट की डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट में जाना है, तो अब वो पार्टिकुलर उस शॉप पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी का क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जो क्वांटिटीज को हम एक्सप्लेन करें तब उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए उसकी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। डायरेक्शन जिसके पास नहीं होती, केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे क्या आपने ये सुना है, मैंने बोला बेटा 5 टाइम कितना हो गया, तो आप ये कहोगे 5 सेकंड नॉर्थ में, 5 सेकंड ईस्ट में। इस क्लास को चलते कितनी देर होगी, तो आप ये कहोगे कि 2 घंटा 5 मिनट किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। नो, हम टाइम को जब भी बताएंगे तो टाइम का केवल और केवल आप क्या बताते हो, मैग्नीट्यूड बताते हो। भाई आपको वहां पे मीटिंग में जाना है कितने बजे, 8 बजे, तो आपने जस्ट इसका टाइम बताया, टाइम का मैग्नीट्यूड बता रहे हो आप, उसके डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को चलते हुए कितनी देर हुई है, आधा घंटा हुआ है, तो आधे घंटे के साथ आपने कोई भी डायमेंशन, इसकी जो डायरेक्शन है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं समझी। तो इस तरह से जो अपने पास मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये जो क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, इस तरह की क्वांटिटीज को जिसके पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती है, उस टाइप की क्वांटिटी को क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों होते हैं, उस टाइप की क्वांटिटी को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके लिए एग्जांपल आप क्या ले लोगे, डिस्प्लेसमेंट, और क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, सिंपल सिंपल से लेंगे जिनसे आप फेमिलियर हैं। यहाँ पे स्पीड आप मेंशन कर सकते हो, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, फोर्स, यहाँ पे आप वर्क डन को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको आपने अच्छे से पता है। आगे कुछ और क्वांटिटी आती जाएंगी, अब उनके बारे में पहले हम फुल डिटेल पढ़ेंगे, फिर ये बताएंगे कि वो स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, ओके, तो ये था स्केलर और वेक्टर के बारे में। अब थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हम ले लेते हैं किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हालांकि ये चीजें आप बहुत अच्छे से 9th क्लास में स्टडी कर चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार उसका रिवीजन लेते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस दो पोजीशन के बीच में जो टोटल डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वो लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। तो डिस्टेंस में आप बताओगे इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल जितनी दूरी तय की जाती है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की रिस्पेक्ट में इसके द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, टोटल लेंथ, टोटल पाथ जो कवर किया जाएगा, उस पाथ को आप क्या कहोगे, डिस्टेंस कहोगे। ठीक है, तो जैसे ये हमने ए पोजीशन मान ली, ये बी मान ली, ए से सी पर गया 3 मीटर किया, सी से बी पर गया 4 मीटर कवर किया है, इसका ये था इनिशियल पॉइंट, और ये हमने मान लिया इसका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा है, तो इसने ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा, यहाँ पर 7 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस के बारे में अगर मैं आपको पॉइंट लिखने के लिए कहूँ तो आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप इसका क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट में आप बताओगे इसकी डेफिनेशन को, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है उसको आप कहोगे डिस्टेंस। ओके, इसको
डिस्टेंस की जो मेजरमेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने बताया कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, उसमें तो हमें इनिशियल से फाइनल तक जितनी दूर चलना पड़ा वो सारा ही काउंट करना है। जैसे पहले तो ये ऐसे चला है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से ना जाके कैसे जाता, यहाँ पर हमने मान लिया ए पॉइंट है और ये पहुंचा ये सी पर और यहाँ पर पहुंचा ये बी पॉइंट पर, ये 3 और ये 4। तो अभी भी अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी थी, 7 मीटर, और यहाँ भी इसका डिस्टेंस कितना होगा, 7 मीटर। ठीक है, और अगर इस सिचुएशन को आप ऐसे करो, ये ए पॉइंट था, ए से गया ये सी पर 3 मीटर की दूरी तय करके, सी से वापस आया और कहां पर गया, बी पॉइंट पर, और अब आते वक्त इसने कितनी दूरी तय की है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 मीटर। तो ओवरऑल इसका डिस्टेंस जब हम देखेंगे तो इनिशियल था ए और फाइनल था बी, तो ओवरऑल डिस्टेंस अगर इसका पूछा जाएगा तो यहाँ भी आप इसका डिस्टेंस कितना बताओगे, 7 मीटर की बताओगे। ठीक है बेटे, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मींस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में गए तो ये वैल्यू है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन में जाओगे तो अलग आ जाएगी, नो, ये डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, यूनिट क्या है, मीटर है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था बेटा, जब हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज स्टडी किए थे तो उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि पूरी की पूरी टेबल को एक ही दिन में रटने की कोशिश मत करना, जिन फॉर्मूलाज से आप फेमिलियर है केवल उनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देखो, आगे जो जो भी टर्म आती जाएंगी उनको पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालोगे। तो डिस्टेंस का तो खैर आप वैसे भी बता सकते हो, क्या मास कितना है डिस्टेंस में, 0, लेंथ का 1t0। तो इस तरह से आप इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखा देंगे। ठीक है, ओके, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले आप एक लाइन ऐड कर दोगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्या, इसकी डेफिनेशन को। तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या बता दोगे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यही सारे केस हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये अपने पास ए है, ये अपने पास सी है, ये 3 मीटर है, और ये अपने पास बी है, ये कितने मीटर है, 4 मीटर है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बीच में जो कम से कम दूरी है उस दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर इतनी दूरी ना करके इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये ए बी पाथ है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, ये आपके पास क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और पाइथागोरस थ्योरम को आपका पता ही है। तो ए बी की वैल्यू क्या निकाल दोगे आप, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16, 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है बेटा, वो कितनी आई है, 5 मीटर आई है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से अगर पहले हमने ये केस लिया था डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में ये लिया, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, 7 मीटर, इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 मीटर। अब इस केस को थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज की, ये हमने मान लिया ए पॉइंट है, और ये फिर गया सी पर, और सी से गया बी के पास। ठीक है, ए से सी का डिस्टेंस कितना माना था, 3, और बी से सी का कितना माना था, 4 मान लिया था हमने। ठीक है, तो इसको चाहे सी को थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि 3 वाला छोटा दिखे, 4 वाला डिस्टेंस हमें थोड़ा सा ज्यादा दिख जाए। ठीक है, तो अब इसका इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या सीखा था, इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, बी। तो इनिशियल और फाइनल को देखने के लिए अब तो आपको टोटल डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 मीटर। कितना आ गया, 7 मीटर। तो आपने देखा कि अगर मैंने इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, पहले ये मूव कर रहा था ए से सी, सी से बी, इस तरह से, अब हमने इसको मूव इस तरह से करवा दिया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन की वजह से, पहले 5 था, डायरेक्शन
कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया ये बताना है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या पता है आपको? इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है A, फाइनल क्या है B, टोटल कितना है 4। 4 में से अगर आप ये 3 वाला लेस कर दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 मीटर। कितना बचेगा 1 मीटर। अब आप इन दोनों केसेस को थोड़ा सा अच्छे से कंपेयर करके देखो। कंपेयर करके देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि डायरेक्शन की वजह से ये यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ वैल्यू आई 1 मीटर, जबकि डिस्टेंस के केस में यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। इसमें डायरेक्शन की वजह से कोई भी चेंज नहीं आया, जबकि इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्शन की वजह से बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और डिफरेंस क्या बता सकते हो इसमें? और डिफरेंस आप बता दोगे क्या कि डिस्टेंस जब इस तरह से देखा 7 आया, इसका 5, ये 7, ये भी 7, ये 7, ये 1, तो जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकता है या फिर उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या क्या पॉइंट बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन बताओगे, इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर आप बताओगे इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, इसकी यूनिट भी मीटर होती है। और क्या बोलोगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में भी आप क्या बताओगे, m0 l1 t0। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को जब आप काउंट कर रहे हो तो केवल और केवल किसका रोल आया है, लेंथ का आया है, टाइम का नहीं आया है, मास का नहीं आया, तो उसको हम क्या कर देंगे, 0 0 रख देंगे। ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या बता दोगे, उसके बाद आप बता दोगे डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। ठीक है, और क्या पॉइंट बोल सकते हो आप इसका, 1 2 3, एक इसकी डेफिनेशन बता दी थी, 4। और क्या बता सकते हो, और आप बता दोगे इसका क्या कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट अपना नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कैसे नेगेटिव कैसे हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक पॉइंट आप इसका बना सकते हो कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन ये था कि डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव आप कैसे कह सकते हो। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो, तो इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन आपने क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो अपवर्ड डिस्टेंस है अगर आपने उसको पॉजिटिव मानना है, ए से सी तक गया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव। सी से वो अपोजिट डायरेक्शन में गया है तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट इस केस में अपना आएगा वो कितना आ जाएगा, -1 मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटे, ओके। तो और 0 की सिचुएशन में ये तो केस हो गया कौन सा, जब डिस्प्लेसमेंट अपना कितना आया है, नेगेटिव आया है। 0 अब आप कैसे बता सकते हो, एक ऑब्जेक्ट था, उसने यहाँ से चलना शुरू किया और वो वापस कहाँ पर आ गया, यहीं पर आ गया। तो अब इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया वो कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया, 0, बट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इसका 2πr हो जाएगा। ठीक है, और क्या बता सकते हो, और आप ये बता सकते हो कि ये इस ए पॉइंट से चला था, ए पे बी पे गया, बी से सी पर गया और वापस सी से कहाँ आ गया है, ये ए पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी इसका कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है बेटे, so these are all about distance and displacement. That's all for today. Next topic we will discuss in the next lecture. Thank you.